नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आप सबका बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमको इस चैनल में और उम्मीद करता हूं कि इस तरीके का प्यार बनाए रखिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस वीडियो में मैं आपको दिन भर की स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से अवगत कराता हूं। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दूसरे पे सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पंदाज इलाके में बीएसएफ की टीम पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के कारण दोनों जवान शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर आतंकी बीएसएफ के जवानों की राइफल लेकर भी भाग गए हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर के गंदरबल के पंदाज इलाके में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके में छानबीन शुरू कर दी है। आशंका है कि कुछ आतंकी आसपास छिपे हो सकते हैं। इनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी कर दिया गया है। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि वे इस घटना के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त बीएसएफ के जवान इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी कर दी, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई थी। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर नेपाल को लेकर आ रही है। जी हाँ, लगातार हम नेपाल की खबर पर अपडेट बना के रखे हुए हैं और नेपाल की हर चाल पर हमारी इस वक्त नजर है। आपको बता दें कि फिर से विवाद एक बार और गर्मा गया है नेपाल और भारत के बीच में। दोस्तों, ये नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार तो उसको तगड़ा झटका भी लगा है चीन के द्वारा, क्योंकि वो इस मुद्दे को चीन के पास ले गया था, जो कि काला पानी वाला मुद्दा था। चीन ने साफ साफ बोल दिया कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये भारत और नेपाल का आंतरिक मामला है। बहरहाल, जो खबर अपडेट यहाँ पर आई है, आपको बता दें कि भारत सरकार के विरोध के बाद भी नेपाल की सरकार ने अपना एक नया राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी कर दिया है। इस नक्शे पर नेपाल ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियोधारा के कुल 395 वर्ग किलोमीटर के भारतीय इलाके को अपना बताया है। नेपाल के भू प्रबंधन और सुधार मंत्रालय की ओर से ये नक्शा जारी किया गया है। इससे पहले नेपाल की सरकार ने ऐलान किया था कि वे नया नक्शा जारी कर काला पानी, लिम्पियोधारा, लिपुलेख को अपने क्षेत्र में शामिल करेगी। इस नक्शे को अब स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि इस नक्शे को संसद के सामने भी रखा जाएगा, ताकि उनमें किए गए संशोधनों के बारे में मंजूरी दिलाई जा सके। नेपाल ने अपने नए नक्शे में जो भारत के 395 वर्ग किलोमीटर का इलाका शामिल किया है, उससे भारत काफी नाराज है। नेपाल के नए नक्शे में काला पानी के कुल 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपना बताया गया है। इसमें लिम्पियोधारा के 335 किलोमीटर के इलाके को जोड़ दें तो ये कुल 395 वर्ग किलोमीटर का हो जाता है। इस तरह नेपाल ने भारत के 395 किलोमीटर के इलाके पर अपना दावा ठोका है। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की बैठक के दौरान इस मैप को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, बता दें कि ये इलाका भारत में आता है और नेपाल के कैबिनेट के नए नक्शे के प्रस्ताव के बाद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा था कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियोधारा नेपाल में आते हैं और इन इलाकों को वापस पाने के लिए उन्हें कूटनीतिक कदम भी उठाने हैं, और अगर कूटनीतिक कदम सफल नहीं होंगे तो हम सेना कार्रवाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से भारत ने वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन की है लिपुलेख तक, तब से अब तक लगातार वो विवाद का विषय बना हुआ है। नेपाल की तरफ से नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत के राजदूत को तलब भी किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने कहा है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हाल ही में बनी रोड पूरी तरह से भारत के इलाके में है और साथ ही भारत के जो इलाके हैं वो भारत में ही रहेंगे। लेकिन अब दोस्तों देखो किस तरीके से तनातनी बढ़ती जा रही है और किस तरीके से नेपाल के तेवर यहाँ पे सख्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मालूम तो है ही नेपाल को कि उसके साथ क्या हो सकता है। अगर जोर जबरदस्ती वाली बात होती है, कुछ भी उसने अगर हमारे इलाके का जो एरिया, जो 395 वर्ग किलोमीटर का एरिया, अगर वो हमारा इलाका उसने कब्जा किया होगा, उससे पहले ही उनको वहाँ से साफ कर दिया जाएगा, वहाँ से उनको भगा दिया जाएगा। और इसके अलावा वहाँ पे भारत चाहे तो तार फेंसिंग भी कर सकता है और मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है इस नेपाल का। बाकी आपका क्या कहना है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर भारत के डिफेंस बजट को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत का डिफेंस बजट में इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि 40% की कमी हो सकती है। सैन्य खर्च के मामले में भारत केवल अमेरिका और चीन से पीछे है, लेकिन इस वक्त बड़े पैमाने पर बजट की कटौती हो सकती है। रक्षा मंत्रालय द्वारा संकेत दिए जाने के बाद सैन्य बजट में लगभग 40% की कटौती की जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सशस्त्र बलों से हथियारों के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भी कहा है और इन पर लगाम लगाई है। आगे का खर्च और स्थानीय रूप से उत्पादित हथियारों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि हम विश्व में तैनात होने वाली सेना नहीं है। उन्होंने साथ ही ये कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को केवल देश की सीमाओं पर पहरेदारी और लड़ाई करने के अलावा हिंद महासागर क्षेत्र पर भी हावी होने की जरूरत है। पिछले 15 सालों में भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हुए हैं, जिसने कहीं ना कहीं
चीन और पाकिस्तान के मजबूत होते हुए रिश्ते को एक तरह से लताड़ा है। परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक के रूप में भी उभरा है। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बाद 2019 में करीबन 71.1 बिलियन डॉलर के बजट के साथ भारत तीसरे स्थान पर था। आपको बता दें कि भारत इस वक्त पश्चिमी और रूसी प्रणालियों का इस्तेमाल करता है हथियारों के रूप में, यानी कि दोनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। भारत खर्च पर लगाम लगाने के लिए भारत को अपने सैन्य खर्चों को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने सुझाव दिया है कि लड़ाकू विमान को आयात करने के लिए पर्याप्त धन न होने पर वायुसेना अधिक मिसाइलों पर अपना निवेश कर सकती है। इस तरह जनरल रावत ने भी सलाह देते हुए कहा कि नौसेना को तीसरे विमान वाहक के बजाय अधिक पनडुब्बियां खरीदने पर ध्यान देना होगा। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खर्चों में से एक के रूप में भारत ने अपने सशस्त्र बलों की क्षमताओं में काफी सुधार किया है, लेकिन अब स्टॉक को रोकने और लेने के लिए एक अच्छा समय लगता है। कोविड-19 ने जहां पूरे कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक सैन्य खर्चे में गिरावट हो रही है, और ऐसे में लागत प्रभावी तरीके से देश की सैन्य आवश्यकताओं की समीक्षा करना और पुनर्गठन करना पूरी तरह से समझदारी भरा दृष्टिकोण होगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में मैंने डिफेंस अपडेट में बताया था कि जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आईजी ने सीआरपीएफ पर सवाल उठाया था, जिसकी वजह से अब ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सीआरपीएफ के कुछ जो रिटायर्ड पर्सन है, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चिट्ठी लिखकर कश्मीर के पुलिस के आईजी विजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि विजय कुमार ने एक मीटिंग में कहा कि सीआरपीएफ अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही है। कश्मीर को लेकर ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। वहां पर आतंक के खिलाफ सीआरपीएफ और पुलिस मिलकर काम करती है। इससे दोनों बलों के बीच विश्वास और समन्वय की खाई गहरी हो सकती है, जिसका असर कश्मीर में आतंकी अभियानों पर पड़ सकता है। रिटायर्ड कर्मियों के मुताबिक 29 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुलिस के महानिदेशक की अध्यक्षता में आतंक विरोधी अभियान को लेकर मीटिंग में विजय कुमार ने काफी ताना दिया था सीआरपीएफ को। आपको बता दें कि उस मीटिंग के दौरान राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस, खुफिया एजेंसी और कई आला अधिकारी मौजूद थे। इस मुद्दे पर सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारियों ने पुलिस के सीनियर अधिकारियों के सामने उठाया है। उनका मानना है कि ये सही नहीं है और ऐसे हालात में जब विजय कुमार पहले से सीआरपीएफ में काम कर चुके हैं और उनका ऐसा कहना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है और इससे जवानों के जज्बे और हौसलों को चोट पहुंचती है। इसलिए जरूरी है कि उनके विश्वास और मनोबल को वापस लाने के लिए गृह मंत्री की तरफ से कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, बहुत जरूरी भी है इस तरीके के बयान जो लोग देते हैं, चाहे वो आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, सेना के खिलाफ कोई भी अगर गलत टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों, यहाँ पे एक खबर आ रही है, थोड़ी सी डिफेंस से हटकर है, लेकिन ये काफी सेंसिटिव खबर सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बेंगलुरु में एक जोरदार आवाज सुनाई दी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दोपहर के वक्त उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से तेज धमाके जैसी आवाज सुनी गई। इससे अफरा तफरी मच गई। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि तेज आवाज की वजह क्या है। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र के वैज्ञानिकों ने भूकंप के झटकों से इनकार कर दिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु के हेबल इलाके में एक जोरदार आवाज सुनाई दी। बताया जा रहा है कि ये दोपहर करीबन 1:20 पर एक घटना हुई थी। इलाके में कुछ लोगों ने अंदेशा जताया कि ये आवाज भूकंप की तरह थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि वे सिस्टम को चेक कर रहे हैं और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाज का सोर्स क्या था। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने भी कहा है कि कहीं से भी किसी भी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं है। हमने एयरफोर्स कंट्रोल रूम से पता लगाने की कोशिश की है कि कहीं ये फ्लाइट से निकली कोई सुपरसोनिक आवाज तो नहीं थी। बेंगलुरु पुलिस एयरफोर्स की पुष्टि का इंतजार कर रही है। व्हाइटफील्ड डिवीजन के डीएसपी का कहना है कि इलाके में जमीनी क्षेत्र की छानबीन की गई है, लेकिन अब तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। ये सुपरसोनिक आवाज कैसे आई, अभी तक इसके बारे में वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं और मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिएगा, वहां भी मैं अपडेट्स देता रहता हूं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।